हेलो डियर स्टूडेंट, बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी पीटी के लिए 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित पॉलिटी का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन टेस्ट नंबर 7 में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का। इसमें मैं आपको मेनली टोटल 400 क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी 20 टेस्ट आने वाला है। प्रत्येक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा और सारे के सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज रहेंगे और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो कि हार्ड लेवल में काउंट किया जाएगा। इजी लेवल वाला आप सब खुद याद कर लेंगे और उसका भी टेस्ट हमारे दूसरे चैनल पे चलता है, तो उसको आपको अगर देखना है तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है विद आंसर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। टोटल अभी तक 6 टेस्ट हो चुके हैं, 120 क्वेश्चन हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से 140 तक। तो आज के टेस्ट का पहला सवाल 121 नंबर, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्व का स्रोत के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही चुनें। यानी पंचायती राज को जो राजस्व मिलता है उसके संबंध में सही चुनना है। हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और खुद से पहले आंसर बनाएंगे वीडियो पॉज करके, तभी आपके लिए यह फायदेमंद होगा, ठीक है। बाकी मैं 10 से 12 सेकंड में आपको आंसर बता ही दूंगा। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, आर्टिकल 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। दूसरा है, अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार से हस्तांतरण किया जाता है। आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्व स्रोत के संबंध में दोनों स्टेटमेंट में से सही है या गलत है, या केवल एक है, केवल दो, एक दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो भी है आप अपना आंसर टिक करेंगे। तो 121 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आपको पता है कि 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत, और उसी के सिफारिश पर राज्य सरकार को हिस्सा भी मिलता है और उसी में से पंचायत का हिस्सा भी रहता है। बाकी अनुच्छेद 243 ये पंचायत के आर्टिकल के अनुसार मिलता है। तो वित्त आयोग भी पंचायत को देता है अनुदान मतलब जो राजस्व, और राज्य सरकार जो देता है वो अनुच्छेद 243 झ के तहत राज्य सरकार द्वारा पंचायत को राजस्व दिया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 122, नगर पालिका को प्रशासनिक दृष्टि से 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से सही मिलान करें। तो एक साइड आपको नगर पालिका के क्षेत्र मिलेंगे, जैसे नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। अब प्रशासनिक दृष्टि से कौन सबसे कम है, कौन मध्य स्तरीय है और कौन सबसे बड़ा है, यह आपको मिलान करके सही उत्तर तक पहुंचना है। तो आप सब पहले खुद से बनाएं, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं। तो 122 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 1 का हो जाएगा बी, नगर पंचायत ग्रामीण से नगरीय संक्रमणशील क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा नगर परिषद का सी नंबर, लघु नगरीय क्षेत्र, और नगर निगम वृहद नगरीय क्षेत्र। ज्यादातर नगर निगम आप शहर में देखे होंगे क्योंकि वो बड़ा क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार ए आंसर हो जाएगा। इस टाइप का लेंथी क्वेश्चन बनाने का मेरा एकमात्र मकसद है कि बीपीएससी एईडीओ में कोई आसान प्रश्न आपसे पूछेगा नहीं, या आगामी 72 बीपीएससी आने वाला है तो उन सब एग्जामों में आपको आसान सवाल नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए आप ऐसा पॉलिटी पढ़ के जाइए कि कम से कम जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें कुछ सीख के जाएं, कुछ कॉन्सेप्ट सीख के जाएं, ठीक है। तो ये मेरा उद्देश्य है, ताकि वहाँ पे किसी टाइप का भी अगर घुमा फिरा करके सवाल पूछता है तो आप एबल हो उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। यदि कोई ऐसा शहरी क्षेत्र जहां किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा नगर पालिका सेवाएं प्रदान की जा रही है तो उस संबंध में सही कथन चुने। तो पहला है, तो राज्यपाल उस क्षेत्र को एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। दूसरा है, यहाँ नगर पालिका का गठन किया जा सकता है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा शहरी क्षेत्र है जहाँ पे व्यवसाय हो रहा है, बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस वाले क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है कि राज्यपाल उसको क्या टाउनशिप घोषित कर सकता है और क्या वहाँ पे नगर पालिका का गठन किया जा सकता है। तो आपको इन दोनों में से सही चूज करना है। तो 1, 2, 3 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1, ठीक है। तो केवल 1 बिल्कुल करेक्ट है, राज्यपाल उसको औद्योगिक टाउनशिप घोषित कर सकता है। और याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं अभी, तो जो भी क्षेत्र औद्योगिक टाउनशिप क्षेत्र घोषित हो जाता है वहां पे नगर पालिका का गठन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है नगर पालिका का गठन किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 123 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1। तो एक चीज हम सब सीखे यहाँ पे कि जो भी शहरी क्षेत्र जहाँ पे औद्योगिक टाउनशिप घोषित हो गया उसको नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा, ठीक है। वहां पे नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। 123 का हो जाएगा ए नंबर, केवल 1। आगे बढ़ते हैं
124 निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र को निर्दिष्ट करने की शक्ति दी गई है? ए ऑप्शन है संसद, बी है राज्यपाल, सी है राष्ट्रपति और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो अब आप सब सोचें। अगर आप सबका ये सब क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता है, और अगर अभी टाइम है एईडीओ के लिए 4 से 5 महीने, तो एक बार आप लक्ष्मीकांत बुक के साथ आप लूसेंट दोनों साथ में पढ़ेंगे तो आपका फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल 124 का सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्यपाल। तो राज्यपाल इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा राज्य में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र निर्दिष्ट करने की शक्ति दी गई है गवर्नर को, यानी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 125, कैबिनेट समिति के संबंध में सही कथन चुने। पहला स्टेटमेंट है संविधान में इसका उल्लेख है। दूसरा है भारत में कार्यपालिका भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत काम करती है। तीसरा है ये नियम संविधान के अनुच्छेद 77(3) के आधार पर बनाए गए। इसके अनुसार राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट नियम बनाएगा उक्त मंत्री को कौन कौन सा पद मिलता है। ठीक है, तो आपको इनमें से सही स्टेटमेंट चूज करना है कैबिनेट समिति के संबंध में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कैबिनेट से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 2 और 3, यानी 2 नंबर स्टेटमेंट और 3 नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगर संविधान में इसका उल्लेख नहीं है तब ये सही हो जाता। यहाँ पे बोल रहा है संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। ए इज अ करेक्ट आंसर। टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे देता हूं। अगर आपको डेली कम से कम 50 MCQ सॉल्व करना है, 50 से 75 MCQ जीके जीएस के, मैथ रीजनिंग वगैरह के जो भी सॉल्व करना है, तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं जिसका प्राइस 200 है। आप 31 दिसंबर 2026 तक टेस्ट दे सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर है, तो उस पर अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो डायरेक्ट हम ही से बात होगा और मैं आपको फिर बता दूंगा कैसे आपको टेस्ट में जुड़ना है। इसमें आपको वीकली 3 टेस्ट मिलता है, 150 क्वेश्चन का BSSC CGL 4 के लिए और AEDO के लिए। 75 उसमें मैथ रीजनिंग आपको मिलेंगे और 75 GK GS मिलेंगे। बाकी वीक में 3 डेज जो है आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवाया जाता है और कुछ हार्ड लेवल का क्वेश्चन करवाया जाता है। 50 क्वेश्चन चलता है GK GS। संडे को हॉलीडे रहता है, उस दिन आप रिविजन करेंगे, आपको सारा टेस्ट का PDF मिलेगा। इसके अलावा NCERT साइंस भी टेस्ट मिलेगा, आपको NCERT ज्योग्राफी का भी टेस्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और जितने भी सब्जेक्ट GK GS में आते हैं, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, सभी के चैप्टर वाइज आपको MCQs मिलेंगे। करंट अफेयर्स का आपको मंथली MCQ दिया जाएगा या 1 लाइनर फॉर्मेट में 1 मंथ का डायरेक्ट करंट अफेयर्स दिया जाएगा। तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। 200 में आप 31 दिसंबर 2026 तक टेस्ट दे सकते हैं। अब तो डेली क्विज बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से संबंधित कथनों पर विचार करें और गलत चुनें। पहला है संचित निधि का संबंध अनुच्छेद 267 से है। दूसरा है भारत सरकार की ओर से सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान इस निधि से किए जाते हैं, यानी भारत सरकार किसी भी बिल पे कानून बनाती है तो उसका जो भुगतान किया जाएगा वो संचित निधि से ही किया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। तीसरा है संसद द्वारा बनाए गए कानून के अलावा इस निधि से कोई धन जारी नहीं किया जाएगा, यानी जो संसद बनाएगा कानून उसमें जो भी पैसा खर्च होगा वो संचित निधि से खर्च किया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। स्टेटमेंट नंबर 3, आपको इनमें से गलत चूज करना है कि इन तीनों में से 1, 2, 3 में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको चूज करना है। तो 126 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1, क्योंकि संचित निधि का संबंध अनुच्छेद 266 से है। 267 क्या दिया हुआ है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 127, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि 2 सदन है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों का जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कब नहीं बुलाया जा सकता है दोनों का। जब भी बुलाया जाएगा तो उसमें से कुछ कारण दिए गए हैं, तो उनमें से 3 कारण है, एक नहीं है। आपको एक जो नहीं है वो चूज करना है। आपके सामने ऑप्शन है, मैं पढ़ देता हूं। ए नंबर है यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, यानी लोकसभा में मान लेते हैं स्वीकृति मिल गई लेकिन दूसरे सदन यानी राज्यसभा में अस्वीकृति मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगा। बी है यदि दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधन पर अंततः असहमत होते हैं, दोनों सदन
असहमत होते हैं लोकसभा या राज्यसभा। सी है, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका हो। और डी है, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति विचार विमर्श करने के लिए लंबे समय तक उस विधेयक को रख ले। तो इन 4 में से कौन सा ऐसा कारण नहीं है कि दोनों सदन का संयुक्त बैठक हो सकता है? तो 127 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राष्ट्रपति विचार विमर्श करने के लिए लंबे समय तक उस विधेयक को रख ले, ऐसा कोई कारण नहीं है, इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। ऊपर के जो ए बी सी स्टेटमेंट है उसमें आप संयुक्त बैठक बुलाएंगे, ए नंबर स्टेटमेंट में भी, बी नंबर में भी और सी नंबर में भी। डी नंबर में ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही संयुक्त बैठक बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप का मिलेगा, इसलिए हम सब वेट करते हैं उस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक के संबंध में सही कथन चुने। पहला है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श और मतदान के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पर बुला सकता है। दूसरा है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है, तो ध्यानपूर्वक इसको आप बनाएं। बहुत ही आसान प्रश्न की श्रेणी में है। तो 128 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक, यानी राष्ट्रपति के द्वारा विचार विमर्श करने के लिए मतदान के उद्देश्य से संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, केवल 2। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 128 का ए नंबर, केवल एक इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में मैं कुछ और एडिशनल बात आपको बताता हूं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मान लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तब कौन करेंगे? तब लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। मान लेते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, तब कौन करेंगे? तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति तो होगा ही नहीं, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। और अगर वो भी नहीं होंगे तो जो भी बैठक में सांसद आए हुए हैं उनके द्वारा ही किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा, यानी उनके द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि कौन इस संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। तो आप सब समझ गए होंगे, इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष नहीं रहने पे लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के नहीं रहने पे राज्यसभा का उपसभापति द्वारा किया जाता है। उपसभापति भी मान लेते हैं कि उपस्थित नहीं हो, तो जो संयुक्त बैठक करने आया गया गणमान्य है उनके द्वारा ही एक व्यक्ति को चूज कर लिया जाता है। फिलहाल 128 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 129, रेल बजट के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला स्टेटमेंट है 1924 में एक वर्त कमेटी की रिपोर्ट 1921 की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। दूसरा है स्वतंत्रता के बाद बात हो रहा है, भारत सरकार ने सामान्य बजट से रेल बजट को 2019 में अलग किया। तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में आपको देखना है ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक। केवल एक बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। भारत सरकार ने समान बजट से रेल बजट को 2017 में अलग किया था, यहां 2019 दे दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर है, केवल एक। आगे बढ़ते हैं। 130 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान में बजट के अधिनियम से संबंधित प्रावधान के संबंध में सही कथन चुने। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखते हैं। दूसरा अनुच्छेद 113, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति का सिफारिश ना हो कोई भी अनुदान का मांग नहीं कर सकता है, ऐसा स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है। स्टेटमेंट नंबर 3, अनुच्छेद 117 के अनुसार कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं की जाएगी और यह विधेयक राज्यसभा में भी पेश नहीं की जाएगी। आपको इनमें बताना है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं। आप अपना आंसर ऑप्शन के अनुसार चूज कर सकते हैं। तो ऐसा सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए इतना भारी, लेकिन आपका दिमाग खोल के रखेगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ऐड किया हूँ, ठीक है। चलिए चूज कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 130 का सी नंबर, 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं।
131 नंबर क्वेश्चन, सरकारी विधेयक के संबंध में यानी जो सरकार द्वारा बिल लाया जाता है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह विधेयक संसद में किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है या जाएगा। दूसरा, यदि यह विधेयक संसद में सदन द्वारा अस्वीकृति मिलती है तो संसदीय विश्वास की कमी होती है और इसके कारण उसे त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तीसरा, इसे सदन में पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। तो आपको सरकारी बिल पेश करना है तो इसके संबंध में आपको ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से आपको सही चूज करना है। तो 131 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 2 ये बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसे सदन में पेश करने के लिए 7 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, यानी 7 दिन पहले बताना होता है कि मैं ये वाला बिल पेश करने वाला हूं आपके लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मान लेते हैं कोई सरकार बिल लाई और उसका बिल पारित ही ना हो तो उस पर विश्वास जाएगा ना, कि क्योंकि आदमी का कमी हो जाएगा, बहुमत उसको नहीं मिला। ठीक है, यानी कोई भी संसद जो विधेयक लाया, बिल लाया और उसका बिल अस्वीकृत हो गया सदन में, अस्वीकृत कैसे हो जाएगा? उसको कम बहुमत होगा, यानी उसको कम वोट मिला होगा तब तो वो अस्वीकृत हो गया, यानी जितना चाहिए था उतना नहीं मिला तो उसके विश्वास में कमी हो जाएगा। ठीक है, उसके कारण उसको त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है और अगर ऐसा स्थिति होगा तो फिर अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको फिर प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास उतने सांसद हैं जितने की होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, निजी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें और सही चुनें। पहला है, मंत्री सहित संसद के किसी भी सदन द्वारा इसे पेश किया जाता है। दूसरा है, अगर इस विधेयक को सदन में अस्वीकृति मिल जाए तो सरकार पर संसदीय विश्वास और त्यागपत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है, इसे सदन में पेश करने के लिए 1 महीने पूर्व सूचना देनी होती है। आपको निजी विधेयक यानी पर्सनल कोई अगर बिल पारित कर रहा है उसके संबंध में आपको विचार करना है। तो 132 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 2 और 3। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, याद रखिएगा निजी विधेयक को कोई भी मंत्री पेश नहीं कर सकता है, कोई भी मंत्री पेश नहीं कर सकता है। हाँ, संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी मंत्री पेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा, 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो निजी विधेयक के बारे में भी हम सब देख लिए और सरकारी विधेयक के बारे में भी देख लिए। आंसर हो जाएगा 132 का ए नंबर, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर, प्रश्न काल के संबंध में सही कथन चुने। पहला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा प्रावधान किया गया था। दूसरा है, प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। तीसरा है, संसद के बैठक के पहले घंटे में सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं, इसी को प्रश्नकाल कहते हैं। तो आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 133? तो 133 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जाने के संबंध में भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इन्हें हटाने से पूर्व कम से कम 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए। दूसरा है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, इम्पीचमेंट बोलते हैं। दूसरा है, इनको हटाने के लिए संकल्प पत्र राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। चौथा है, राज्यसभा प्रभावी बहुमत से संकल्प पारित करती है तथा लोकसभा साधारण बहुमत से उस पर अपनी सहमति प्रदान करता है। इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा आर्टिकल 67A के तहत जो है त्यागपत्र दिया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। तो 134 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हुआ। इसको हटाने के लिए संकल्प पत्र लाया जाता है जो कि राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से ये पारित हो जाता है। उसके बाद लोकसभा में इसको साधारण बहुमत यानी आधे से एक आदमी अधिक बोल देगा तो फिर वो पास हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं 135 के साथ। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला है, वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ठीक बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। दूसरा है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। इस टाइप के प्रश्न दिखने में तो बहुत ही ईजी लगते हैं पर मिस्टेक होने के भरपूर चांस होते हैं।
तो 135 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। केवल 2 नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, क्योंकि वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ठीक बाद तीसरे स्थान पे नहीं आते हैं। पहले स्थान पे आते हैं राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पे आते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पे आते हैं प्रधानमंत्री। एकदम याद रखेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है, केवल बी। ठीक है, केवल 2। और ये वरीयता क्रम वाला जो है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 1-2 क्वेश्चन पहले भी करवाया हूं और भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन और मैं इस पे करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 136। अगर आप पॉलिटी थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो पहला चैप्टर आप यही वाला पढ़े होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। तो इससे 3 क्वेश्चन आज मैं दिया हूँ, आप सब बनाइए, कोशिश कीजिए। तो नीचे दिए कथनों पर विचार करें और बताएं कि यह किस अधिनियम से संबंधित है। पहला है, बजट की अलग अलग मुद्दों पर मतदान करने की अनुमति दी गई, लेकिन समग्र रूप से बजट पर अभी भी मतदान की अनुमति नहीं दी गई। दूसरा है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तीसरा है, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो ये तीनों के तीनों जो प्रावधान किए गए हैं, इन 4 में से किस वाले अधिनियम में किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो 136 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें मैं अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐड कर देता तो आप सब तुरंत आंसर टिक कर देते। सिर्फ लिख देते मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी लॉर्ड मिंटो के द्वारा, तब तो आप तुरंत 1909 टिक कर देते, इसलिए मैं वो स्टेटमेंट दिया ही नहीं। तो 136 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के संबंध में नीचे के 2 कथन कहे गए हैं, सही चुने। पहला, इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। दूसरा है, इसमें गवर्नर जनरल और काउंसिल को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई। आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 137 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये बात हो रहा है 1781 ईस्वी के संशोधन एक्ट का। क्वेश्चन नंबर 138, पोर्टफोलियो प्रणाली के संबंध में सही कथन चुने। पहला, इसे लॉर्ड रिपन द्वारा शुरू किया गया। दूसरा, इस प्रणाली को मान्यता भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दिया गया। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। तो 138 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, क्योंकि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत 1859 ईस्वी में यानी 1859 में लॉर्ड केनिंग के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन दिया गया है, तो लॉर्ड रिपन जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1859 में लॉर्ड केनिंग। इस प्रकार 138 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, संविधान की हिंदी पाठ के संबंध में सही कथन चुने। पहला, संविधान के आधिकारिक तौर पर कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में आधिकारिक तौर पर कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा सेंटेंस होगा। दूसरा है, 1987 के 58 संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 क को शामिल करके इसका प्रावधान किया गया। तीसरा है, राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद करने और हिंदी पाठ तैयार करने का अधिकार दिया गया है। आपको चूज करना है इनमें से सही कथन कौन सा है हिंदी पाठ के संबंध में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 139 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा 2 अलग अलग निकाय की घोषणा की गई थी, उससे संबंधित अध्यक्ष के रूप में सही चुने। पहला, विधायी निकाय के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा है, संविधान निर्माण निकाय के अध्यक्ष जीवी मावलंकर को बनाया गया। इनमें से आपको सही कथन चूज करना है। तो 140 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। विधायी निकाय के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि जीवी मावलंकर को बनाया गया था, जबकि संविधान निर्माण निकाय के अध्यक्ष जीवी मावलंकर नहीं थे बल्कि बिहार के महान राजनेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो एकदम याद रखेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, डी नंबर इज अ राइट आंसर। तो ये था पॉलिटी का टेस्ट नंबर 7। आई होप कि आपको सही लग रहा होगा, और सही लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दें, अपना मार्क्स जरूर बताएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टेस्ट में कितने मार्क्स ला पा रहे हैं और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है।
और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे ही हमारा 400 क्वेश्चन का टारगेट पॉलिटी का हिट हो जाएगा, उसके बाद हम सब अगले 400 क्वेश्चन के लिए ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और ज्योग्राफी में भी जबरदस्त सब क्वेश्चन करने वाले हैं, स्टेटमेंट वाइज करने वाले हैं, मिलान करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत सारा मैं आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो एईडीओ का जितना भी हार्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको 3 से 4 महीने में करवा दूंगा सारे सब्जेक्ट के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।